हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th के लिए एक साइंस का मॉडल पेपर जो कि 2021 को लेकर के बनाया गया है। 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा। इससे पहले भी मैंने विज्ञान के कई प्रश्न पत्र जो है अपलोड किया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कोर्स से संबंधित वीडियो भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोग देख नहीं रहे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए और उनका फ़ायदा उठाइए। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखे रहते हैं, निर्देश कैसे क्या है। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। टोटल जो है 70 नंबर का पेपर रहता है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहता है। सबसे पहले है खंड का जो रहता है फिजिक्स का रहता है, भौतिक विज्ञान का। तो क्या है इसमें, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो छोटा हो और आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो इस प्रकार का दर्पण कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है छोटा और आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, वो बनता है दृष्टि पटल पर। विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, V²T/R। जो इसका फर्स्ट है वह आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक फ्रेंड्स ओम होता है, इसलिए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य है। जो मनुष्य की आँख में रेटिना होती है उसका क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, रेटिना का मुख्य कार्य होता है प्रतिबिंब का बनाना। क्या काम होता है, प्रतिबिंब का बनाना। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिना का मुख्य कार्य क्या है, रेटिना का मुख्य कार्य प्रतिबिंब का बनाना होता है। ठीक है। कॉर्निया की लंबाई में अनियमितता के कारण नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है। अगर कॉर्निया की गोलाई में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या बीमारी होगी, आँख में कौन सी दोष आएगा, तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। आप लोगों के कोर्स में निकट दृष्टि, दूर दृष्टि होगा, इसी प्रकार एक दोष और भी होता है अबिंदुकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है, हर बार जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो ओम का नियम आप जानते होंगे, V=IR जिसको हम बोलते हैं, ये होता है ओम का नियम। ठीक, V=IR होता है ओम का नियम। तो इसकी परिसीमाएं पूछा है इसमें। परिसीमाएं मतलब क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि ओम के नियम में परिवर्तन न हो। तो ओम के नियम में परिवर्तन न करने के लिए लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, चालक का पदार्थ व ताप, ये नियत रहने चाहिए। अगर ये नियत हैं तभी जो है चालक जो है ओम के नियम का पालन करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य जब वस्तु रखी जाती है तो उसका जो किरण आरेख बनता है आपको प्रतिबिंब वो समझाना है किरण आरेख के द्वारा। नेक्स्ट इसमें अथवा करके है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब की आकृति एवं स्थिति लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख इसका, विद्युत हीटर की सामर्थ्य जो है 600 वोट है, 1000 वोट है। तो इसे 40 मिनट तक प्रयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 600 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट के कितने बल्ब को समांतर क्रम में लगाया जा सकता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें जो V दे रखा है वो दे रखा है 600 वोल्ट। ठीक है। इसमें I जो दे रखा है ये तो है टोटल I क्या दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक, ध्यान रखना 5 एम्पियर है, ये टोटल है। और P क्या दे रखा है, P दे रखा है 60 वोट दे रखा है, 60 वाट दे रखा है। अब इसने पूछा है कि कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है,
तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, I इक्वल टू P इक्वल टू वी आई, आपने सुना होगा P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। यहाँ से I क्या होगा, I क्या होगा, I इक्वल टू P अपॉन वी हो जाएगा। I क्या होगा, I इक्वल टू P अपॉन वी, ठीक, I इक्वल टू P अपॉन वी। अब जो P दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 60, और जो V दे रखा है वो दे रखा है 600। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा ये, ठीक। इसको चाहे आप 1/10 लिख लो, चाहे 0.1 लिख लो। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितने बल्ब जो है समांतर क्रम में लगाए जा सकते हैं। समांतर क्रम में हर एक बल्ब पर धारा जो है नियत रहती है, तो मैं n इंटू 0.1 करता हूँ, ठीक है, मतलब n इंटू 0.1, और टोटल धारा क्या दे रखी है, उसने 5 दे रखी है, ठीक। अब यहाँ से आपको n निकालना है, 5/0.1, या मैंने कहा था 10 लिख दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 50 बल्ब इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए एवं इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका उपयोग बताइए। और जो इसी में अथवा करके है, दिष्ट धारा जनयंत्र का सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स पे। नेक्स्ट खंड ख रहेगा केमिस्ट्री का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के पीएच का मान क्या होगा। जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसके जलीय विलयन का पीएच मान बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा <7। कॉपर सल्फेट जो होता है अम्लीय होता है, ठीक है। जो अम्ल होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट 7, <7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया NH4Cl प्लस NaOH जब क्रिया करते हैं तो NaCl प्लस Z प्लस H2O बनता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये Z क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर होगा थर्ड होगा NH3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध किसमें पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा सेकंड होगा एथीन। एथीन के मध्य कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। जो छठा क्वेश्चन है उसमें IUPAC नाम बताना है। तो क्वेश्चन है जो फर्स्ट CH3COO C2H5, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट, ठीक। तो ये इसका सही आंसर होगा एसीटेट। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है CH3O CH2CH3, तो इसको बोलते हैं मेथोक्सीएथेन। क्या बोलते हैं, मेथोक्सीएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन तथा निष्तापन में अंतर बताइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भर्जन तथा निष्तापन में अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपको जो क्वेश्चन है धातु अधातु के चैप्टर से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं भर्जन की क्या होती है। तो भर्जन जो जब अयस्कों को शुद्ध किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, तो ये क्रिया प्रयुक्त होती है। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। भर्जन जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो होती है सल्फाइड अयस्कों के लिए। मान लीजिए हमारे पास जो अयस्क है ZNS, इसकी वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी, ठीक है। जब वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, ZNO बनेगा। एक तो ZNO प्लस SO2, अशुद्धि जो है सल्फर की वो जो है दूर हो जाएगी इससे। इसको हम बोलते हैं भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क है, इसको हम वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर, मतलब गलने नहीं देंगे इसको, गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर ये जो है ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो भर्जन के अलावा निष्तापन दे रखा है। निष्तापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, लेकिन जो निष्तापन होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निष्तापन। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो अयस्क है ZnCO3 है, ठीक है। क्या है, ZnCO3 है।
जब हम इसका वायु की उपस्थिति में हम निस्तापन करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या बदलेगा, ये ZnO में बदल जाएगा, ZnO जो कि सॉलिड रहेगा, और CO2 यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड निर्माण से संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसके किसी अपचायक गुण से संबंधित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, इसका अणु सूत्र लिखिए तथा इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। फिर इसका जो सामान्य नाम होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O जो होता है, इसका जो अणु सूत्र होता है। ठीक, अब निर्माण विधि क्या होती है इसकी, इसको बनाते कैसे हैं, तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिसको हम जिप्सम बोलते हैं को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो जो इसके निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा जिप्सम में CaSO4 हाफ H2O बनेगा, और जो पानी है वो अलग हो जाएगा 3/2 H2O। ठीक है, तो ये है बनाने की विधि, आप इसको ध्यान रखिए कैसे बन रहा है ये। CaSO4 2H2O जो कि क्या होता है, जिप्सम होता है, जिप्सम होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये जिप्सम में बदल जाएगा CaSO4 हाफ H2O, और 3/2 H2O जो है इसको हम पानी निकल जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा इसका। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें इसको वही जो ऊपर लगा रहता है प्लास्टर वही होता है ये। इसका उपयोग सामान्य जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण मतलब डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थी इसके विषय में कुछ जानकारी। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता जो सिद्धांत किसने दिया था, इसका सही आंसर बताना है। तो 9 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा C हर्बर्ट स्पेंसर। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, किन फेफड़ों में जो है शुद्ध रुधिर पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा C बाएं नीले में। यकृत संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित क्या संश्लेषित करता है, तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। द्विनिषेचन में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम बताना है, तो घ होगा इसका भ्रूणपोष। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, इसका जो ख पार्ट है, आनुवंशिकता क्या है, इसके जनक कौन थे। तो आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता होती है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता। अब इसके जनक बताना है आपको, इसके जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य हैं, ये इस क्वेश्चन बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम और उसके कार्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं दो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख करो। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इनको नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब लगातार बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा होती है, ये क्या होती है, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है। और जल संसाधन है, जल मतलब ये भी हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ही है। इसको हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र से जो निकलने वाली ऊर्जा रहती है, ज्वार भाटा की ऊर्जा, टाइड्स की, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा होती है इसका उदाहरण। तो इसके बारे में इनमें से 2 का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है। कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सही समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी करें।
फिर मेंडल के नियमों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में होने वाले जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।